बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये चैप्टर आपका आता है 6 मार्क्स में। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, एक है बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि दोनों इक्वल मार्क्स के होंगे, कभी कहीं से ज़्यादा कहीं से कम भी आ जाता है। जो नॉर्मल टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो यही है कि 3 मार्कर का एक क्वेश्चन आता है और 1 मार्कर के 3 क्वेश्चन MCQ में आ जाते हैं। ठीक है, ये एक जनरल पैटर्न है बट कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। ठीक है, तो इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में कंटेंट फिर भी ज़्यादा है, फॉरेन एक्सचेंज का कंटेंट बहुत थोड़ा सा है। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, तुम्हें क्या आइडिया है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? रिकॉर्ड ऑफ, मैम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ था ना? हाँ, रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स विद एक्सटर्नल वर्ल्ड। किसी भी एक इकोनॉमी का अदर इकोनॉमिक्स के साथ किस तरह का इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं फॉर ऑल विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स मतलब जैसे कि गुड्स हो गए, इनविजिबल आइटम मतलब सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था वो नेशनल इनकम वाला यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, तो वो भी हो सकता है। तो जो भी हमारा मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन विजिबल ट्रेड होता है उसे हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। मीन्स मूवमेंट ऑफ गुड्स विच कैन बी वेरीफाइड बाय कस्टम ऑफिशल्स। तो वो कस्टम ऑफिशल्स उसे वेरीफाई करते हैं, अपने रिकॉर्ड्स में उनकी वैल्यू पुट करते हैं और उसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ विजिबल ट्रेड या सिंपल विजिबल ट्रेड। तो इसमें जो भी एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स का डिफरेंस होता है उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड या ट्रेड बैलेंस कहते हैं। इफ़ एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इम्पोर्ट्स तो हम क्या कहेंगे, सरप्लस है, फेवरेबल है। लेकिन अगर एक्सपोर्ट्स कम है, इम्पोर्ट ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे, अनफेवरेबल है। ठीक है, ये हम विजिबल आइटम्स की बात कर रहे हैं। इनविजिबल आइटम्स में भी क्या होता है, इनविजिबल आइटम्स में जैसे सर्विसेज हो गया, सर्विसेज मतलब ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सारा बैंकिंग हो गया, ये सब हमारी इनविजिबल आइटम है। इसमें फेवरेबल अनफेवरेबल की अलग से कोई बात नहीं करते हैं, इसको अलग से हम स्टडी नहीं करते, ये पूरे बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट है। तो देखा जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 ही पार्ट्स हैं, एक विजिबल एक इनविजिबल। ठीक है, ये 2 मेजर पार्ट्स हैं। तो हम क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट is a summary of all the values, list of all the values of goods imported and exported। ठीक है, तो ये 1 साल का होता है, फॉर 1 ईयर होता है, फॉर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होता है बिटवीन 1 and more countries with the rest of the world for a specific period of time, और वो जो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है दैट इज़ 1 ईयर। तो जैसे हमारी बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट क्या होती है, मिरर ऑफ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की वेल्थ का मिरर होती है, मिरर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वेल्थ। ऐसे ही बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ मिरर ऑफ इकोनॉमीज वेल्थ। हमारी इकोनॉमी की वेल्थ कैसी है उसका मिरर होता है। इट रिफ्लेक्ट्स ऑल द रिलेशनशिप, फाइनेंशियल रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज। तो ये एक मिरर है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो ये 1 ईयर के लिए है। ठीक है, देखो इसमें लिखा है द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ मनी वैल्यू ऑफ द फ्लो ऑफ मर्चेंडाइज, विजिबल आइटम्स बिटवीन कंट्रीज, सर्विसेज बॉट एंड सोल्ड, टूरिज्म, शिपिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग एंड गिफ्ट्स। ये सब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में आता है। तो अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ जाती है तो इसके फीचर्स भी बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे, जैसे कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, ऑल ट्रांजेक्शन्स विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल ट्रांसफर्स हैं, फॉर 1 ईयर है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट इज़ बेस्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। इसमें वैसे ही डेबिट एंड क्रेडिट साइड होती है जैसे कि आप लोग अकाउंटेंसी में करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए कॉमर्स के बच्चों के लिए तो ये समझना बहुत ईजी होता है। जो नॉन कॉमर्स वाले बच्चे होते हैं, जो साइंस और ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए फिर भी थोड़े से ये डेबिट क्रेडिट के टर्म्स सुन के ही लगता है अरे तो अकाउंट्स आ गए, जबकि इसमें अकाउंट्स जैसा कुछ आपको करना नहीं है, लेकिन हाँ टर्म वो वाली यूज़ हो रही हैं। तो आप लोगों को टर्म से थोड़ी फेमिलियर हो, अब वो लोग नहीं है इतने फेमिलियर। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पर बेस्ड है।
तो इफ़ वी नीड टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ओनली फॉर विजिबल आइटम्स, बैलेंस ऑफ पेमेंट फॉर बोथ. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है ना. क्योंकि अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो है, ये अगर बैलेंस ऑफ ट्रेड है तो ये हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट है, क्योंकि इसमें हमारा इनविजिबल आइटम्स भी आ गए. मतलब बेसिकली सारे जितना बचा वो सारा ही इनविजिबल आइटम्स ही बच गए. अगर ये हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड है तो बाकी सारा हमारा इनविजिबल आइटम्स बचे, और ये पूरा हमारा BOP है, ठीक है. तो BOP का जो पार्ट है उस BOP में एक बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बाकी इनविजिबल है, ये पूरा BOP है. तो हम क्या कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ अ नैरो टर्म, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ ब्रॉडर टर्म, बिकॉज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड BOP इंक्लूड्स BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में फेवरेबल और अनफेवरेबल वाली सिचुएशन आ सकती है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आती, हमेशा बैलेंस होता है, ठीक है. ये हमेशा ही बैलेंस होगा. इसमें जो भी आइटम्स होंगे, इसका जो भी स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह से होता है कि अगर ये बैलेंस नहीं भी होगा ड्यू टू सम रीजंस, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर डिसइक्विलिब्रियम अराइज हो भी जाएगा, बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल रीजंस होते हैं, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होती है, इंस्टेबिलिटी होती है, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी प्रेशर्स होते हैं, फॉरेन करेंसी का रेट्स में कम ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से सोशल वैल्यूज़, अगर बाहर बहुत सारे लोग हमारे जा रहे हैं, बाहर से बहुत लोग आ रहे हैं, तो सोशल वैल्यूज़ में अगर चेंज हो रहा है, सोशल हैबिट्स में अगर चेंज हो रहा है, तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स जिसकी वजह से हमारा डिसइक्विलिब्रियम अराइज होता है. बट हमारे पास ये अरेंजमेंट होता है कि अगर BOP में डिसइक्विलिब्रियम आएगा तो उसे हम एडजस्ट कर देंगे. अब उसे हम एडजस्ट कर देंगे, इसलिए हम इसे कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज बैलेंस्ड. ऐसा कभी होता ही नहीं है कि ये बैलेंस ना हो, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड में ये बात आ सकती है कि वो फेवरेबल है या अनफेवरेबल है, राइट. सो बैलेंस ऑफ ट्रेड डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स ऑफ कैपिटल नेचर. अब एक होती है कैपिटल नेचर, एक है कैपिटल नेचर, एक है करंट नेचर. तुम्हें इनके नाम से क्या लग रहा है, क्या होगा कैपिटल एंड करंट नेचर? और ट्रांसफर पेमेंट है कैपिटल में, करंट में आपके रेगुलर ट्रांजैक्शंस आती हैं जो रिकरिंग नेचर की हैं, जबकि कैपिटल में जो नॉन रिकरिंग है वो आते हैं. मतलब करंट में आपका गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएंगे, बट अगर बोरोइंग्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो वो कैपिटल में आएंगे, ठीक है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड हमेशा हमेशा करंट नेचर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. इट नेवर रिकॉर्ड्स कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शंस एज वेल एज करंट नेचर, दोनों करता है. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में ओनली करंट, नो कैपिटल नेचर, वेयर एज बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैपिटल नेचर एंड करंट दोनों आ जाते हैं, ठीक है. तो बैलेंस ऑफ ट्रेड कभी भी ट्रू इंडिकेटर नहीं है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज़ अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है. अब देखो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, ये जो इसमें फिगर्स लिखे हैं ये तो हाइपोथेटिकल है, बस स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, क्रेडिट मतलब इनफ्लो, आप ऐसे समझ लो, क्रेडिट मतलब इनकम, जहाँ से भी हमारी इनकम आ रही है, रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, एंड डेबिट मतलब जहाँ पे हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है, आउटफ्लो. तो डेबिट इज़ आउटफ्लो, क्रेडिट इज़ इनफ्लो. तो क्रेडिट में क्या क्या आएगा, जहाँ से करेंसी आ रही है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ये तीन जो हमारी हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये तीनों हमारे करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स हैं. फिर डेबिट में आ जाए इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स.
मतलब क्रेडिट में वो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है वो जो हमें रिसीव हो रहा है, जबकि डेबिट में वो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स है विच वी आर पेइंग। सो 1 2 3 5 6 7 ये जो 6 आइटम्स हमारे पास हैं, ये 6 आइटम्स हमारी करंट अकाउंट की हैं। और फिर जो नीचे हमारी 4th और 8th है ये कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट्स, यानी कि हमने लेंडिंग की, हमने बोरोइंग्स की, हमने इन्वेस्टमेंट्स की, हमने असेट्स परचेज की, सोल्ड की। दिस इज़ ऑल हमारा कैपिटल में आ जाता है। अब ये हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि डेबिट एंड क्रेडिट हो, और ऐसे भी बना सकते हैं कि ऊपर हमने सारा इनफ्लोज लिखे फिर नीचे आउटफ्लोज लिखे। अब होता क्या है, हमने कहा किसी भी फॉर्म में बना लो। अगर हम यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट लिख भी रहे हैं, फिर हमने सारी करंट मेजर ट्रांजेक्शन्स लिख दी, फिर कैपिटल लिखी और कैपिटल में हमने लैंडिंग और इनफ्लो हो रहा है ना, बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब लिख दी। अब हमने टोटल किया, या तो बैलेंस हो जाएगा या हो सकता है इसका टोटल बैलेंस नहीं हुआ। ठीक है, तो ये एक लाइन हमने डाली, इसके ऊपर हम कहते हैं अबव द लाइंस, अबव द लाइन आइटम्स, और ये नीचे वाली है बिलो द लाइंस। बिलो द लाइन आइटम्स, इनका क्या मतलब हुआ, अबव द लाइन आइटम्स हमारे प्रॉफिट मोटिव के लिए हैं, जो हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की वजह से हो रही हैं, जबकि बिलो द लाइन आइटम्स हमारी कैपिटल नेचर की हैं और वो हमारी एकोमोडेटिंग है, एकोमोडेटिंग, जबकि ये हमारी सारी ऑटोनॉमस है। ये हमारी ऑटोनॉमस है। ऑटोनॉमस मतलब विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी। हमें प्रॉफिट मोटिव हो रहा है, हम वो ट्रांजेक्शन्स करेंगे ही करेंगे, तो ये हमारी ऑटोनॉमस है विच आर ओनली फॉर प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, ये अबव द लाइन आइटम्स। अब ये जो अबव द लाइन आइटम्स, ऑटोनॉमस आइटम जो रायता फैला रहे हैं, वो सारा का सारा समेटता है एकोमोडेटिंग आइटम जो बिलो द लाइन आइटम्स हैं, हमारे जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं, उन ऑफिशियल रिजर्व्स के थ्रू। तो उन ऑफिशियल रिजर्व्स के थ्रू वो समेटता है उस रायते को, मतलब वो जो डिसइक्विलिब्रियम अराइज हो रहा है, दीज ऑटोनॉमस आइटम्स causes disequilibrium in BOP and these accommodating item fix this disequilibrium। ठीक है, तो इसीलिए इसे हम कैपिटल ट्रांजैक्शंस में ही इंक्लूड करते हैं। समझ में आया? तो हम जब आगे बढ़ रहे हैं करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में क्या क्या आ गया, मर्चेंडाइज और विजिबल ट्रेड, सर्विसेज और इनविजिबल ट्रेड। ठीक है ना, इनविजिबल में क्या क्या आ गया, इंश्योरेंस, शिपिंग, बैंकिंग। इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्टमेंट इनकम, जैसे कि हमने रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये सब आ गया। और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में गिफ्ट्स एंड डोनेशंस आ गए। ट्रांसफ़र पेमेंट्स में वही आ गया जो भी हम विदाउट एनी सर्विसेज दे रहे हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ठीक है, अब जब हम कैपिटल ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं, तो कैपिटल ट्रांजैक्शन में एक ट्रांजैक्शन तो कौन करेगा, हम लोग इंडिविजुअल्स करेंगे या फर्म करेगी? भाई हम लोग करेंगे इन्वेस्टमेंट्स कहीं बाहर, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस करेंगी, जो भी जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं वो करेंगी, और तो कोई नहीं कर रहा ना। तो हम लोग अगर कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे प्राइवेट कैपिटल, जो प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। ठीक है, अगर कमर्शियल बैंक्स कर रहे हैं तो हम कहेंगे बैंकिंग कैपिटल। कमर्शियल बैंक्स, ध्यान रखना सेंट्रल बैंक नहीं आ रहा है यहाँ पे, सिर्फ कमर्शियल बैंक्स। गवर्नमेंट अगर कर रही है तो हम कहेंगे ऑफिशियल कैपिटल। तो समझ लो जनरल पब्लिक, फर्म्स, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं तो प्राइवेट कैपिटल, कमर्शियल बैंक्स कर रहे हैं बैंकिंग कैपिटल, गवर्नमेंट कर रही है एक दूसरे में इन्वेस्ट, ऑफिशियल कैपिटल। अब ये सब इन्वेस्टमेंट्स हमारी यहाँ आ रही हैं अबव द लाइन आइटम्स में, यानी कि प्राइवेट सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर एक्सक्लूडिंग सेंट्रल बैंक एंड पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट, तीनों हमारे अबव द लाइन में आ रहे हैं।
सब अबव द लाइन में आएंगे, सिर्फ एक सेंट्रल बैंक है जो बिलो द लाइन में आ रहा है, क्योंकि इन सब की वजह से जो भी डिसइक्विलिब्रियम अराइज हो रहा है, सेंट्रल बैंक उस डिसइक्विलिब्रियम को सेटल डाउन कर रहा है, उस डिसइक्विलिब्रियम पे काम कर रहा है। ठीक है, समझ में आई ये बात? ये क्लियर हुआ? तो अब हम करंट और कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस इजीली कर सकते हैं। ये ऑफिशियल रिजर्व्स, हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स में क्या आ रहा है? एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, जो भी हमारे ऑफिशियल रिजर्व्स हैं। अगर तो सरप्लस है बीओपी में तो हमारा ऑफिशियल रिजर्व क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि सरप्लस है तो हम विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन अगर डेफिसिट है तो हमारा ऑफिशियल रिजर्व कम हो जाएगा, क्योंकि वी इंजेक्ट इन थ्रू ऑफिशियल रिजर्व इन दी बीओपी। तो वो ट्रांजेक्शन जिनकी वजह से भी सरप्लस अराइज हो रहा है, इट हेल्प्स टू इंक्रीज इन ऑफिशियल रिजर्व, एंड दोज ट्रांजेक्शंस विच लीड्स टू डेफिसिट इन बीओपी, इट डिक्रीजेज ऑफिशियल रिजर्व्स। तो ये हमारी ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स होती हैं। ठीक है, ऑटोनॉमस आइटम्स जो अबव द लाइन आइटम्स हैं, एकोमोडेटिंग आइटम्स जो बिलो द लाइन आइटम्स हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आखिर हम ये बीओपी पढ़ ही क्यों रहे हैं। ये भी हमने अभी पढ़ा था कि बीओपी हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट वर्क्स लाइक अ मिरर विच शोज विच रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ एन कंट्री। ठीक है, तो अगर किसी का बीओपी बहुत दिनों तक चल रहा है डेफिसिट में, तो वो उसके लिए एक चिंता का विषय है। एंड इफ़ यू रिमेंबर, ये डेफिसिट एंड बीओपी हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? चैप्टर 1 आईडी में पढ़ा था, चैप्टर 2 में, जिसकी वजह से, क्योंकि हमारा प्रोलॉन्ग्ड डेफिसिट इन बीओपी था, तभी तो हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करनी पड़ी थी। याद है जब हमने सेकंड चैप्टर का एंड किया तो हमने कहा कि अब हम बीओपी डेफिसिट में आ गए हैं। फिर जब थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया कि वाई देयर वाज अ नीड टू इम्प्लीमेंट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, क्योंकि हमारा बीओपी डेफिसिट में चल रहा था बहुत दिनों से। गॉट इट? समझ में आया बीओपी का चैप्टर? छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस निकल कर आते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। क्वेश्चन कैसा आता है? इसमें क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं, मतलब इसमें डेफिनेशंस आ जाएंगे, डिफरेंस आ जाएगा, फिर फेवरेबल अनफेवरेबल बैलेंस, कौन सी आइटम कैपिटल में आएगी, कौन सी करंट में आएगी, इस तरह से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.